हेलो डियर एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग अगेन बात करने वाले हैं जेकेएसएसबी स्टाफ नर्स का आपका जो अपकमिंग एग्जाम 28 जून को है, तो उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप लोगों के लिए अगेन लेकर आए हैं। जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं वही एमसीक्यू यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आगे भी वो एमसीक्यू जो है वो आपके लिए यूजफुल रहे। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार दोबारा से बोलना चाहती हूँ कि अगर आप जेकेएसएसबी स्टाफ नर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग ही एमसीक्यू क्रैश कोर्स एंड टेस्ट सीरीज अवेलेबल है किरोशा एकेडमी की ऐप पर। तो आपको हमारे इस ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट करना है, यहां से आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी और उस लिंक से डायरेक्टली आप कोर्स और टेस्ट जो है वो वहां पर दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को एक बार सभी बच्चे शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा, ताकि और भी स्टूडेंट जो है वो हमसे कनेक्ट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू आपके सामने है, पढ़िए और आंसर करिए। क्या करेक्ट आंसर रहेगा, हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में रखा है ताकि आप भी आसानी से पढ़िए और आंसर जो है वो आप दे सकते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे कि डिस्करेजिंग चिल्ड्रन फ्रॉम अडॉप्टिंग हार्मफुल लाइफस्टाइल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ non-communicable disease is an example of primordial prevention, primary prevention, secondary या फिर tertiary prevention। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर आपका रहने वाला है। और हाँ, क्लास को भी ज्यादा से ज्यादा एक बार आप सभी बच्चे शेयर जरूर करें ताकि और भी बच्चे हमसे कनेक्ट हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं, आंसर करिएगा क्या करेक्ट आंसर रहेगा। यस एवरीवन, सभी आंसर करिए क्या राइट आंसर यहां पर रहेगा। पूछा गया है डिस्करेजिंग चिल्ड्रन फ्रॉम अडॉप्टिंग हार्मफुल लाइफस्टाइल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होती हैं वो आपको ना हो, इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो ये लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, उसमें प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन का मतलब होता है, जैसा कि यहाँ पे बोला गया है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, तो उस लाइन को आपको याद रखना है, यानी कि कोई भी डिजीज हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, चाइल्डहुड ओबेसिटी है, तो एक्सेसिव खाएंगे, ऑयली खाएंगे, लाइफस्टाइल अच्छी नहीं होगी, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, तो जिसकी वजह से तो ये सब आगे ये सब प्रॉब्लम होनी ही है। तो उस प्रॉब्लम को पहले से ही हम ठीक करें अपनी लाइफस्टाइल में सुधार लाके, तो ये होता है प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर तो यहाँ पे रहेगा ए। नेक्स्ट है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब ये होता है कि हम लोग अर्ली किसी चीज को डायग्नोस करें, यानी कि स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। ठीक है, क्या होता है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। जस्ट लाइक इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, इम्यूनाइजेशन में जितनी भी वैक्सीन बच्चों को लगाई जाती है वो क्यों लगाई जाती हैं, ताकि हम प्राइमरी लेवल पे प्रिवेंशन कर सके बच्चों के अंदर, इसीलिए ये वैक्सीन जो है उसमें लगाई जाती है। तो इम्यूनाइजेशन प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है, जिसमें हम स्पेसिफिक प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड यहां पर करते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी प्रिवेंशन, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अर्ली डायग्नोसिस, किसी भी चीज को अर्ली डायग्नोस करो एंड उसका ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट करो। टर्शरी प्रिवेंशन का मतलब होता है रिहैबिलिटेशन। क्या होता है, रिहैबिलिटेशन। क्लियर है, तो यहां पे राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन इज द करेक्ट आंसर। और हाँ, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में कई बार एग्जाम में आया हुआ है, जितने भी आपके स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, ठीक है, किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह होते हैं, वो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आते हैं, ताकि जल्द से जल्द उसका पता लगाया जा सके और उसको रिकवर किया जा सके। ठीक है ना। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके सामने हैं, पढ़ना है और आंसर करना है कि क्या यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है एवरीवन। तो इस लिस्ट को आपको मैच करना है, ये फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री और प्रेसिडेंशिया, इस तरह से आपको यहाँ पे दिया गया है। तो आपको यहाँ पे आंसर करना है कि क्या यहाँ पे मैच जो है वो कौन सा करेक्ट रहेगा। तो आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा। यस, तो देखिए इसमें जो मैच बताया हुआ है, जैसे कि फर्स्ट डिग्री जो होता है यूट्राइन प्रोलैप्स, उसके रिगार्डिंग यूट्रस क्या होगा, डिसेंड डाउन फ्रॉम इट्स नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन बट द एक्सटर्नल ओज रिमेन अबव द इंट्रोइटस।
ये आपके होता है फर्स्ट डिग्री का यूटेराइन प्रोलेप्स। यूटेराइन प्रोलेप्स का मतलब होता है कि यूट्रस जो होता है वो अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन से धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है, या किस लेवल तक नीचे आता है उसके अकॉर्डिंग इसको डिग्री में बांटा गया है। तो दूसरा जो होता है सेकेंड डिग्री, द एक्सटर्नल ओस प्रोट्रूड आउटसाइड द वजाइनल इंट्रोइटस बट यूटेराइन बॉडी स्टिल रिमेन इनसाइड द वजाइना। तो यानी कि मतलब ये होता है कि वजाइनल इंट्रोइटस जो होता है वो क्या होता है, आउटसाइड होता है, लेकिन यूट्रस की जो बॉडी वाला पार्ट होता है, आपको पता है यूट्रस की ये फंडस वाला पार्ट होता है, सबसे ऊपर सेकंड नंबर जो होता है वो बॉडी होता है, और नीचे वाला जो होता है वो सर्विक्स वाला पार्ट होता है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा कि ये दोनों पार्ट, तो जो इंट्रोइटस वाला पार्ट है वो तो बाहर आएगा, लेकिन यूट्राइन बॉडी स्टिल रिमेन इनसाइड, उसको हम बोलेंगे सेकेंड डिग्री। थर्ड होता है थर्ड डिग्री, जिसके अंदर यूट्राइन, सर्विक्स, बॉडी एंड फंडस, ये तीनों मतलब पूरा यूट्रस ही बाहर आ जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे यहां पर, जो है वो थर्ड डिग्री बोलेंगे। प्रोसिडेंशिया का मतलब होता है यूट्राइन प्रोलैप्स विद एवर्जन ऑफ एंटायर वजाइना, उसको हम बोलते हैं प्रोसिडेंशिया। तो ये चारों चीजें याद रख लेना, इसका जो सामने इस तरह से दिया हुआ है वही इसका आंसर है, आपको समझाने के लिए ऐसा लिखा गया था। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है या एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा, ये सारी चीजें याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ अ न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न जो बच्चा होता है उसका नॉर्मल रेस्पिरेशन कितना होता है, ये पूछा गया है, तो आप आंसर करेंगे क्या राइट आंसर यहां पर रहेगा। एवरीवन, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट पूछी गई है, तो आंसर करिएगा क्या करेक्ट आंसर यहां पर रहने वाला है। यस एवरीवन। तो देखिए यहाँ पे आपको नॉर्मल रेस्पिरेशन की रेट बच्चे की पूछी गई है, तो अब आप आंसर करिए क्या करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे। तो देखिए नॉर्मल बच्चे की रेस्पिरेटरी रेट जो होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट होती है, यही अप्रॉक्स होनी चाहिए। बी करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है ए परसिस्टेंट राइज इन PCO2, ठीक है। एबीजी एनालिसिस, आर्टिफिशियल ब्लड गैस एनालिसिस यहाँ पे बात हो रहा है एबीजी का। तो PCO2 जो है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, वो जो है वो क्या है, राइज है, बढ़ा हुआ है। एंड डिक्रीज पीएच, पीएच क्या है यहाँ पे, डिक्रीज है। तो लेवल इन द न्यूबॉर्न इज इंडिकेटिव, कौन से टाइप का इम्बैलेंस है ये पूछा गया है, आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा। एवरीवन हमेशा याद रखिएगा पीएच जो होती है, नॉर्मल पीएच जो होती है आपकी कितनी होती है, 7.35 से लगा के 7.45 होती है। अगर 7.35 से पीएच नीचे जाती है इसका मतलब ये एसिडिक है, और अगर इससे ज्यादा जा रही है 7.45 से ज्यादा है मतलब कि ये एल्केलाइन नेचर का होता है। हमेशा कभी भी एबीजी एनालिसिस में सबसे पहले आपको पीएच को देखना है कि पीएच क्या है भाई, पीएच बढ़ी हुई है या फिर कम है। कम होगी तो 7.35 से कम है मतलब एसिडिक नेचर है, और 7.45 से ज्यादा है मतलब कि एल्कलाइन नेचर है। फर्स्टली तो वो क्लियर करो, उसके बाद आपको क्लियर करना है कि भाई ये रेस्पिरेटरी है या एल्केलोसिस है। उसका पता कैसे करेंगे, हमेशा रेस्पिरेटरी को डिनोट करता है CO2, ठीक है। CO2 ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी को डिनोट नहीं करता है, CO2 डिनोट करता है, ठीक है। और आपके मेटाबॉलिक होगा तो फिर HCO3 जो रहेगा वो डिनोट करेगा। तो यहाँ पे हमें HCO3 कहीं दिया हुआ नहीं है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है PCO2, यानी कि हम बात करेंगे सिर्फ रेस्पिरेटरी की। तो मेटाबॉलिक हटा दो, अगर यहाँ पे HCO3 होता तब हम मेटाबॉलिक पे जाते। यहाँ पे सिर्फ हमें PCO2 जो है वो बढ़ा हुआ ऐसा बता रहे हैं, और पीएच डिक्रीज है। पीएच डिक्रीज है यानी कि क्या होगा, एसिडिक। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। नेक्स्ट बहुत इजी है, और एक्सप्लेनेशन और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो डिटेल थियरी सर ने बहुत शानदार तरीके से, जो हमारे MSN वाले सर हैं उन्होंने बहुत, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग वाले सर हैं उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा हुआ, तो वहां पे जाके भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है निप्पल कंफ्यूजन इज द सिचुएशन वेयर द इन्फेंट, यानी कि बच्चा माँ की ब्रेस्ट फीडिंग जब करता है, ठीक है, तो वो कभी कभी क्या होता है बच्चे के लिए कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि बच्चे को ऐसा लगता है, क्योंकि ऐसे बच्चे जो बॉटल फीड पहले करते हैं,
ठीक है, क्योंकि बॉटल फीड में बॉटल का जो निप्पल होता है उसका टेक्सचर और मदर्स के ब्रेस्ट मिल्क का ब्रेस्ट फीड जब करवाती है उसके निप्पल का जो टेक्सचर होता है दोनों में काफी अंतर होता है, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर कंफ्यूजन पैदा होता है। तो निप्पल कंफ्यूजन इज सिचुएशन वेयर द इन्फेंट एक्सेप्ट द आर्टिफिशियल एज वेल एज मदर्स निप्पल, एक्सेप्ट द मदर्स निप्पल बट रिफ्यूजेज आर्टिफिशियल फीड, एक्सेप्ट द आर्टिफिशियल निप्पल बट रिफ्यूजेज द मदर्स निप्पल एंड रिफ्यूजेज टू फीड एट ऑल। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा। और हाँ, क्लास को एक बार शेयर जरूर करिएगा ताकि और भी बच्चे जो है वो हमसे कनेक्ट हो जाएं। एवरीवन सभी आंसर करिएगा, ठीक है ना। और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। काफी ज्यादा क्लासेस लगभग पहले, अब तो हम ले ही रहे हैं 50 से ज्यादा क्लासेस जो हैं ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है इसी चैनल पे, जो ओनली डेडिकेटेड है जेके एसएसबी के रिगार्डिंग। और अभी हम लोग यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो भी आपके जेके एसएसबी का ही यहाँ पर पोर्शन हम लोग कवर अप कर रहे हैं, जो कि डेली क्लासेस आपके होती है। चलिए आंसर करिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा एक्सेप्ट द आर्टिफिशियल निप्पल बट रिफ्यूजेस द मदर्स निप्पल। ऐसी सिचुएशन में बच्चे के अंदर निप्पल कंफ्यूजन होता है। ये इस बच्चे में होता है जब बच्चे को पहले अगर आप बॉटल फीड करा देते हो तो फिर वो जो होता है वो बच्चे माँ का दूध पीने में उसको थोड़ी सी दिक्कत आती है या रिफ्यूज करता है बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले जेके एसएसबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अभी भी वक्त है, एमसीक्यू क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और यही कोर्स आपके जीएमसी उधमपुर वाला जो एग्जाम है, काफी बच्चे कंफ्यूज है कि मैम हम जीएमसी उधमपुर का भी भरा है, जेके एसएसबी का भी भरा है, तो दोनों के लिए ऑलमोस्ट कोर्स आपका सेम रहेगा। और ये कोर्स हम एग्जाम के बाद आपसे लेने वाले नहीं है, 1 साल तक आपके पास में रहेगा और आप कहीं पे भी देख सकते हो। ये अनलिमिटेड वॉच है, 1 ईयर की वैलिडिटी है, डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, इस नंबर पे हमें कॉन्टेक्ट करना है और आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से डायरेक्टली आप जो है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगेन मैच करने के, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम में आते हैं मैच लिस्ट वाले। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर का पेपर ही हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट जो है वो डेवलपमेंटल टास्क है और ये जो आपके प्री स्कूल, टोडलर, इन्फेंसी वगैरह जो होते हैं उनसे रिलेटेड है। तो आप आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहाँ पर आपका रहने वाला है। आंसर करिए, इसको मैच करना है आपको। ए ऑप्शन में लिखा हुआ है डेवलप अ सेंस ऑफ ट्रस्ट, बी में लिखा है डेवलप ऑटोनॉमी, सी में लिखा है डेवलप इनिशिएटिव एंड पर्पस, डी में लिखा है डेवलप अ सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट, लिस्ट 2 में लिखा है स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, जिसमें पहला टोडलर है, टोडलरहुड है, दूसरा इन्फेंसी है, तीसरा स्कूल एज है एंड चौथा जो है वो आपके प्री स्कूल वाला दिया हुआ है। तो आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा एवरीवन। और हाँ, क्लास को भी ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे जो है वो हमसे कनेक्ट हो जाए एवरीवन। चलिए सभी आंसर करिएगा। क्या करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ये स्टेजेस जो है वो आपने पढ़ी होंगी पहले, ठीक है ना। स्टेजेस की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि इसके अंदर सबसे पहले होता है इन्फेंसी या फिर इन्फेंट लिख दो, ठीक है। इन्फेंट नहीं लिखूंगी यहाँ पे, पहले मैं ओरल लिख देती, स्टेजेस बता देती हूँ आपको। ओरल, एनाल, फैलिक, लेटेंसी और जेनाइटल स्टेज। ठीक है, ओरल स्टेज इन्फेंट के लिए होती है, ठीक है। एनाल स्टेज जो रहती है वो आपके बच्चे के 1 to 3 ईयर ऑफ एज रहती है, ठीक है, यानी कि इसमें आते हैं टोडलर, ठीक है। फालिक स्टेज जो होती है 3 to 6 ईयर के बच्चों के लिए, इसके आते हैं प्री स्कूलर, 6 to 12 ईयर के बच्चे रहते हैं जिसके अंदर आते हैं स्कूलर, स्कूल एज के बच्चे। जेनाइटल स्टेज जो आते हैं उसके अंदर आपके 12 या 13 साल से अबोव के जो बच्चे 19 साल तक होते हैं वो बच्चे जेनाइटल स्टेज के अंदर आते हैं, जिसको हम एडल्ट या अर्ली एडल्टहुड भी बोल सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि भाई बच्चे के अंदर किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बच्चे के डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ ट्रस्ट, यानी कि बच्चे के अंदर ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट वाली सिचुएशन जो होती है वो कब पैदा होती है, जब बच्चा ओरल स्टेज में होता है तब, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी, यस,
तो बच्चा यहाँ पे ओरल स्टेज में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये बच्चे के अंदर पैदा होता है जब बच्चा ओरल स्टेज में होता है उस टाइम पे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो ए को हम कनेक्ट करेंगे नंबर 2 यानी कि इन्फेंसी से। दूसरी चीज है डेवलपमेंट ऑफ ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। बच्चे के अंदर ऑटोनॉमी वर्सेस शेम वाली कंडीशन जो होती है वो प्री स्कूल एज में डेवलप होती है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि बच्चा प्री स्कूल वाला कौन सा है, ये। तो यहाँ पे होती है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। ठीक है ना, यहाँ पे बच्चे के ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, उसके बाद में ऑटोनॉमी वर्सेस शेम जो होती है वो यहाँ पे इस स्टेज में जाके बच्चे के होती है। क्लियर है। तीसरी चीज यहाँ पे देखिए, डेवलप ऑफ इनिशिएटिव एंड पर्पस, यानी कि इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ये बच्चे के अंदर टोडलर एज में होता है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। क्या होता है, वर्सेस गिल्ट। ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेज यहां पर आती है आपके, जो पूछा गया है वो है यहाँ पे आपके डेवलप अ सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट। ये आता है बच्चे के अंदर स्कूल एज के अंदर। कब आता है, डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीशन। या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि देखिए जो ओरल स्टेज में बच्चा होता है उसके अंदर आता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। 1 से 3 साल के टोडलर में इनिशिएटिव करता है वर्सेस गिल्ट। प्री स्कूल के बच्चे में ऑटोनॉमी वर्सेस शेम देखने को मिलता है। उसके बाद में स्कूल एज के बच्चे जो होते हैं उसके अंदर इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। क्या होता है, इंडस्ट्री वर्सेस कॉम्प्लेक्स पैदा होता है। जेनाइटल स्टेज में जो बच्चा होता है उसके अंदर आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। ठीक है, तो ये चीज डेवलप होती है। तो यहां पे हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 2413 रहेगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 2413 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। अगला एमसीक्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर फीडिंग द बेबी बोर्न एट 31st वीक ऑफ गेस्टेशन। ए ऑप्शन है इंट्रावेनस फ्लूइड एंड ओरल फीडिंग, ओरोगैस्ट्रिक नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग विथ ओकेशनल स्पून और पेलाडिया फीडिंग, इंट्रावेनस फ्लूइड विथ ओकेशनल ओरोगैस्ट्रिक नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग, या डी है टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा। और हाँ, क्लास को भी एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे जो है वो हमसे कनेक्ट हो जाए। एक सेकेंड, मैं क्वेश्चन में थोड़ा बैक जाना चाहती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए ये वाली जो चीज है यहाँ पे थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गया है। ट्रस्ट वर्सेस, वही मुझे थोड़ा सा लग ही रहा था। तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, टोडलर जो होता है उसके अंदर होता है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम होता है। ठीक है ना। प्री स्कूलर जो होता है उसके अंदर इनिशिएटिव करता है बच्चा और उसको गिल्ट फील होता है। 6 to 12 ईयर का स्कूल एज का बच्चा जो होता है वो होता है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। याद रखिएगा, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, इसकी वजह से गलत हो गया। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, ये बहुत बारी एग्जाम में आया हुआ है, तो आप याद रखिएगा। ओरल स्टेज इन्फेंट में आती है, 0 to 1 ईयर के बच्चे आते हैं। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट होता है बच्चे में। एनाल स्टेज 1 to 3 ईयर, टोडलर। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। फैलिक स्टेज आता है 3 to 6 ईयर, प्री स्कूलर। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। लेटेंसी स्टेज 6 to 12 ईयर, स्कूल एज के बच्चे आते हैं। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। जेनाइटल स्टेज 13 से 19 साल के बच्चे आते हैं। अर्ली एडल्टहुड बोल सकते हो। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन इन बच्चों के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो रहने वाला है वो क्या रहेगा, यहाँ पे 2143। ठीक है ना, 2143 रहेगा। मैं दोबारा बताना चाहती हूं, देखिए यहाँ पे डेवलप ऑफ सेंस, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट इन्फेंसी में रहेगा, यानी कि पहला जो रहेगा यहाँ पे सही था हमारा। नेक्स्ट दूसरा जो था ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, टोडलर वाले बच्चों में होता है। ठीक है ना। इनिशिएटिव वर्सेस
पर्पस या इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट वाली सिचुएशन प्री स्कूल में आती है, और डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट या फिर इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो बच्चों में स्कूल एज में आता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 2143 होगा। सॉरी बाय मिस्टेक गलत हो गया, तो अब आप दोबारा उसको करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। तो देखिए 31st वीक में बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, यानी कि बच्चा प्री मैच्योर पैदा हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चा प्रॉपर तरीके से फीडिंग नहीं ले पाएगा, तो ऐसे बच्चे में आपको कुछ तो देना तो पड़ेगा ही सही। तो उसको कैसे देंगे हम, ओरोगैस्ट्रिक नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग करवाते हैं विद ओकेजनल स्पून। कभी कभी आप स्पून फीडिंग दे सकते हो, लेकिन बच्चों के अंदर इस सिचुएशन में क्या देते हैं आप, चम्मच से वगैरह भी दे सकते हो, ठीक है ना, लेकिन मोस्टली इसमें ओरोगैस्ट्रिक नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से ही आपको फीडिंग दे, क्योंकि बच्चा प्री मैच्योर है इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे बी हमारा जो रहेगा वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 14-year-old चाइल्ड हैज बीन एडमिटेड विद अ कंप्लेंट ऑफ फीवर, हेडेक, चिल एंड वॉमिटिंग. He has a provisionally diagnosed in the case of bacterial meningitis and has been advised lumbar puncture. For the examination of CSF, which one of the following variation in CSF will confirm that the child has a bacterial meningitis? A option है neutrophil and protein content elevated. B, color of CSF is clear and slightly turbid. C है lymphocytes are elevated and D, glucose content is normal. आंसर करिएगा, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है। तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का मतलब होता है अगर किसी बैक्टीरिया की वजह से बच्चे के अंदर अगर मेनिंजाइटिस होता है, यानी कि एरेक्नोमीटर, ड्यूरामीटर, पायामीटर में किसी भी तरह का कोई इंफेक्शन होता है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या कंडीशन देखने को मिलेगी। तो आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहां पर रहेगा। चलिए सभी आंसर करिएगा, व्हाट इज द करेक्ट वन। तो देखिए यहाँ पे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस वाली सिचुएशन में क्या होता है, प्रोटीन एलिवेटेड होता है, हमेशा याद रखिएगा, और न्यूट्रोफिल भी एलिवेटेड होंगे। कौन सी कंडीशन में, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में, ठीक है। तो ये हमारा आंसर रहेगा। दूसरे भी देख लेते हैं। कलर ऑफ सीएसएफ क्लियर एंड स्लाइटली टर्बिड। मेनली ये जो कंडीशन है या तो नॉर्मल होती है तब ऐसा होता है, या फिर अगर बच्चे में टिपिकल मेनिंजाइटिस है, टाइप होते हैं मेनिंजाइटिस के, और उसमें भी टिपिकल मेनिंजाइटिस अगर होता है तब आपको कलर ऑफ सीएसएफ क्लियर और स्लाइटली टर्बिड देखने को मिलता है। नॉर्मल कंडीशन में भी हो सकता है और टिपिकल मेनिंजाइटिस में भी देखने को मिल सकता है। लिम्फोसाइट एलिवेटेड होते हैं एटिपिकल मेनिंजाइटिस में। कब होते हैं, एटिपिकल मेनिंजाइटिस में, ठीक है। एटिपिकल मेनिंजाइटिस में जो है वो आपके लिम्फोसाइट्स आर एलिवेटेड, ग्लूकोज कंटेंट इज नॉर्मल, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी में बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है तो ग्लूकोज का लेवल जो रहता है सीएसएफ में वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना ग्लूकोज कंटेंट जो रहेगा वो आपके ग्लूकोज, यहाँ पे लिख रही हूं मैं, याद रखना ग्लूकोज कंटेंट इज डिक्रीज इन केस ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ठीक है। बाकी नॉर्मल है तो अच्छी बात है, तो यहाँ पे ए जो है वो हमारा राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है 15-month-old child is brought to the OPD with diarrhea. He has a sunken eye. The skin pinch goes back slowly and drinks eagerly. यानी कि बच्चा thirsty है. As per the integrated management of neonatal and childhood illness, this child is classified as severe dehydration, some no या severe persistent diarrhea. आंसर करेंगे, वेरी इजी क्वेश्चन, हमेशा डिहाइड्रेशन से क्वेश्चन आता है, और डिहाइड्रेशन के क्वेश्चन में हम उसको सम डिहाइड्रेशन या फिर सीवियर डिहाइड्रेशन होता है या फिर नो डिहाइड्रेशन, तीन चीजें होती है। या फिर नो डिहाइड्रेशन क्लासिफिकेशन में माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर नहीं होता है, या तो होगा नो डिहाइड्रेशन, या होगा सम डिहाइड्रेशन, या होता है सीवियर डिहाइड्रेशन। ये डिहाइड्रेशन के तीनों टाइप होते हैं। अगर नो डिहाइड्रेशन होगा तो ऐसी कंडीशन में तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बच्चा अच्छे से खाना पीना कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके अंदर फ्लूइड की कोई डेफिशिएंसी नहीं है, कोई चक्कर नहीं आ रहे, सनकन आई नहीं है, कॉन्शियस लेवल अल्टर नहीं हो रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन सम डिहाइड्रेशन वाले केसेस में बच्चे के अंदर सनकन आई होगा थोड़ा सा,
और उसके अलावा बच्चा थर्स्टी रहेगा, एगरली थर्स्टी रहेगा बच्चा, उसको प्यास ज्यादा लगेगी लेकिन मन नहीं करेगा पानी पीने का। दूसरी चीज यहाँ पर स्किन को ऐसे करोगे आप तो गोज पिंच बैक स्लोली, बहुत धीरे धीरे जो है वो स्किन जो रहती है वो धीरे धीरे स्लो डाउन होती है। तो ये सिचुएशन आपको सम डिहाइड्रेशन में देखने को मिलती है। बाकी सीवियर डिहाइड्रेशन होगा तो बच्चा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस उसका अल्टर होता है बहुत ही ज्यादा सीवियरली, बच्चा जो रहेगा वो थ्रस्टी रहेगा, हंग्री रहेगा, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी काफी हो जाता है। तो ये सिचुएशन जो रहती है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर रहेगा सम डिहाइड्रेशन। परसिस्टेंट डायरिया, काफी टाइम से अगर 14 डेज से ज्यादा से अगर किसी बच्चे को डायरिया हो रहा है रेगुलरली, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे परसिस्टेंट डायरिया। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेबीज इज एलिजिबल फॉर केएमसी कंगारू मदर केयर? बेबी वेट इज 1000 ग्राम कैरिड इन एन इंक्यूबेटर। बी बेबी विथ अ बर्थ वेट ऑफ 2.6 kg। सी हीमोडायनेमिकली स्टेबल लो बर्थ वेट बेबी। या डी बेबी हु इज सिक एंड केयर्ड अंडर रेडिएंट वार्मर। चलिए आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर रहेगा। क्लास को जो है वो एक बार ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करते रहिए और साथ में आपको आंसर्स भी करना है रिगार्डिंग केएमसी कंगारू मदर केयर। चलिए आंसर करिए। तो देखिए कंगारू मदर केयर या केएमसी जो होता है, ठीक है ना, उस किस बच्चे में हम केएमसी फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए बेबी वेट 1000 ग्राम जो है वो काफी ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी में आता है, ठीक है, आपको पता है। तो एक्सट्रीमली लो बर्थ बेबी होगा तो इसमें सिर्फ केएमसी से काम नहीं चलेगा, उस बच्चे को इंक्यूबेटर में रखना पड़ेगा आपको, यानी कि ऐसा एनवायरमेंट जो मदर के वूम में जो एनवायरमेंट था वही एनवायरमेंट आपको कहां पे देना पड़ेगा, उसको इंक्यूबेटर में देते हैं। तो ये नहीं होगा एग्जैक्ट आंसर। बेबी वेट ही तो बर्थ वेट ऑफ 2.6 अच्छा वेट है, नॉर्मल वेट है, जरूरत इतनी नहीं है। बेबी हु इज सिक एंड केयर्ड अंडर रेडिएंट वार्मर, बच्चे को रेडिएंट वार्मर में रखा गया है, बच्चा बीमार है, ऐसे में सिर्फ केएमसी से काम नहीं चलेगा या एलिजिबल नहीं होता है, ठीक है, उसको अदर केयर्स की भी जरूरत होती है। लेकिन ऐसा बच्चा जो हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, यानी कि बच्चे के सारे पैरामीटर्स बराबर हैं लेकिन बच्चे का वेट थोड़ा कम है, लो बर्थ वेट बेबी है, 2.5 kg से कम है, तो ऐसे बच्चे को हम केएमसी प्रोवाइड कर सकते हैं। मदर और बच्चे का बॉन्डिंग होगा, इमोशनल बॉन्डिंग होगा, फीडिंग में भी इंप्रूवमेंट आता है, जिसकी वजह से बेबी का वेट भी बढ़ता है, इंक्रीज होता है। तो ये कंडीशन हमारी परफेक्ट बैठती है, तो यहाँ पे हम आंसर मानेंगे सी इज द करेक्ट आंसर। और केएमसी जो होता है वो आप कितने भी टाइम दो ये अच्छा है लो बर्थ वेट बेबी के लिए। अप्रोक्सीमेटली आपको एक बार देते हैं तो कम से कम 1 आवर तक दिया जाता है, 1 to 2 आवर भी दे सकते हो, फैमिली का कोई भी मेंबर दे सकता है, सिर्फ मदर ही जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा इंसान जो डिजीज फ्री हो ये ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है अगेन मैच वाले क्वेश्चन आ गए हैं आपके पास में, डिजीज कंडीशन है एंड देन आपको जो है वो मैच करना है। यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो क्या करेक्ट आंसर रहेगा आपका, आंसर करते रहिएगा। तो क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए और आंसर कीजिए क्या राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मैच करना है, तो हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला, इसके अंदर होता क्या है। हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर जो पाइलोरस वाला पार्ट होता है, कौन सा, जैसे कि ये शॉर्ट में बता देती हूँ, ये इसोफेगस है, ठीक है ना, ये आ गया स्टोमक, अब यहां से स्टार्ट होगा लार्ज इंटेस्टाइन, अब ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं पाइलोरस वाला पार्ट, ठीक है ना। अब पाइलोरस वाले पार्ट में क्या हो जाता है, स्टीनोसिस यानी कि नैरोनेस हो जाती है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है, यहाँ पे भी जो सेल होती है उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, तो यहाँ का रास्ता जो रहता है वो थोड़ा सकड़ा हो जाता है या फिर नैरो हो जाता है, और नैरो हो जाएगा तो जो भी फूड कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जा पाएगा, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम वाले पार्ट में इजीली जा पाएगा नहीं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो स्टोमक का कंटेंट है वो बैकफ्लो होता है, क्या होता है, बैकफ्लो होता है, तो इसमें रीगर्जिटेशन और इतना फोर्सफुली होता है कि प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, यानी कि मतलब इतनी फोर्सफुली वॉमिटिंग वहां पर दिखाई देती है। दूसरी चीज यहाँ पे देखी जाती है, अब इसका कंटेंट मैंने बताया कि यहाँ पे प्रॉब्लम है पाइलोरस पार्ट में, अब ये लार्ज इंटेस्टाइन के डिओडिनम वाले पार्ट में तो जा नहीं रहा है। अब आप सभी को पता है कि जो बाइल आता है
फेट का इमल्सिफाइड करने के लिए जो बाइल कंटेंट आता है वो आता कहां पर है, डिओडिनम वाले पार्ट में। अब ये खाना जो हमने खाया, जो भी बच्चे को जो ये प्रॉब्लम होती है, तो यहां तो गया नहीं है। अब यहां नहीं गया तो बाइल आया, नहीं आया, ठीक है, बाइल नहीं आया। इसीलिए यहाँ पर टिपिकली एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई पाइलोरिक स्टेनोसिस वालों में जो वॉमिटिंग होती है उसके अंदर बाइल आता है या नहीं, मतलब कि बाइल वाली वॉमिटिंग होती है या फिर नॉन बिलियस वॉमिटिंग होती है, यानी कि जिसमें बाइल ना हो। तो आपको आंसर करना है इसमें नॉन बिलियस वॉमिटिंग होती है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नॉन बिलियस वॉमिटिंग यहां पर होती है, इस वॉमिटिंग में बाइल कंटेंट नहीं आता है, ये चीज आप याद रखिएगा। ऑलिव शेप मास भी आपको प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग में देखने को मिलेगा। इसको ऑपरेट किया जाता है, जितना जल्दी हो सके उतना राम स्टेट पाइलोरोमायोटोमी को परफॉर्म करते हैं, इस पार्ट को कट करके इसको और इसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आंसर हो गया प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, ठीक है, ए का हो गया। दूसरा होता है इंट्यूससेप्शन। इंट्यूससेप्शन या फिर आप टेलीस्कोपिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन होती है, मोस्टली लार्ज इंटेस्टाइन में ये होता है, एक जो इंटेस्टाइन वाला पार्ट है उसमें टेलीस्कोपिंग या फिर फॉल्स नोट वगैरह ऐसा कुछ हो जाता है, या फिर जो इंटेस्टाइन वाला पार्ट है वो एक दूसरे के अंदर आ जाता है, जिसको हम इंट्यूससेप्शन बोलते हैं। जेली लाइक स्टूल इसमें कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जो टिपिकली एग्जाम में जो है वो देखने को आपको मिलेगा। कौन सी कंडीशन में, इस कंडीशन में देखने को यहां पर आपको मिल सकता है। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या चीज पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर में क्या होता है यहाँ पे, तो देखिए कि पेप्टिक अल्सर वाली सिचुएशन जो होती है, पेप्टिक अल्सर में भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है गैस्ट्रिक अल्सर और एक होता है आपके डियोडिनल अल्सर। कौन सा होता है, एक होता है गैस्ट्रिक अल्सर, दूसरा होता है डियोडिनल अल्सर, है ना। तो दो तरीके के यहां पर भी आपको देखने को मिलते हैं। तो गैस्ट्रिक अल्सर जो होता है उसके अंदर क्या होता है, जैसे ही आपने खाना खाया उसके बाद में पेन स्टार्ट होगा। नेक्स्ट जो डिओडिनल अल्सर होता है उसके फूड में रिलीव पेन, यानी कि खाना खाते ही जो पेन है वो रिलीव हो जाता है। तो ये दोनों कंडीशन पेप्टिक अल्सर में आपको दिखाई देती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा, दूसरे का तो हो गया, पहला हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे इंट्यूससेप्शन जो रहता है उसके अंदर वॉमिटिंग कैसी होती है, तो बाइल कंटेंट वाली वॉमिटिंग होती है। तीसरा जो रहेगा आपका यहाँ पर कि पेप्टिक अल्सर में भी यहाँ पे रिकरेंट वॉमिटिंग होती है, बार बार हो सकती है। और एपेंडिसाइटिस जो होता है, पेन इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होता है, मैकबर्नीज पॉइंट आप सभी को पता है। अपेंडिसाइटिस में रीबाउंड टेंडरनेस टिपिकली एग्जाम में आता है, जो कि देखने को मिलता है। एनीमा नहीं देना है, अदरवाइज रप्चर हो जाएगा। कोई हॉट एप्लीकेशन नहीं करते हैं अपेंडिसाइटिस, क्योंकि बहुत सीवियर पेन होता है, ठीक है, मेडिकल इमरजेंसी है अपेंडिसाइटिस, याद रखना, ठीक है ना। तो रीबाउंड टेंडरनेस होता है, ये आप इंपॉर्टेंट। मैकबर्नीज पॉइंट कहां पर होता है यह आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, डी 2143 यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। तो देखिए यहाँ पे 2, 1, 4 एंड 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है एबनॉर्मल टोटस ओपनिंग बिटवीन द ब्लैडर एंड वजाइना इज नॉन एज। एबनॉर्मल ओपनिंग रहती है ब्लैडर और वजाइना के बीच में, कौन सा होगा, यूरेटो वजाइनल फिस्टुला, वजाइनो पेरिनियल फिस्टुला, रेक्टो वजाइनल फिस्टुला या वेसिको वजाइनल फिस्टुला। आंसर करिएगा। ब्लैडर और वजाइना के बीच में अगर एबनॉर्मल ओपनिंग होती है तो उसे क्या बोला जाता है, आंसर करिएगा फिस्टुला। एबनॉर्मल ओपनिंग को ही हम क्या बोलते हैं, फिस्टुला बोला जाता है। चलिए आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा यहाँ। यस, तो यहाँ पे राइट आंसर देखिए अगर यूरेटर और वजाइना, ठीक है, यूरेटर और वजाइना के बीच में फिस्टुला है तो यूरेटो वजाइनल फिस्टुला, वजाइना और पेरिनियल के बीच में फिस्टुला है तो वजाइनो पेरिनियल फिस्टुला, रेक्टम और वजाइना के बीच में फिस्टुला है तो रेक्टो वजाइनल फिस्टुला, और अगर ब्लैडर और वजाइना के बीच में फिस्टुला है तो वेसिको वजाइनल फिस्टुला। डी करेक्ट आंसर यहां पर रहेगा। नेक्स्ट है द कैरेक्टरिस्टिक्स मैनिफेस्टेशन ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का कैरेक्टरिस्टिक मैनिफेस्टेशन क्या होता है, आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एवरीवन आंसर करिए क्या करेक्ट आंसर रहेगा। क्लास को जो है वो एक बार आप सभी बच्चे शेयर जरूर करें। चलिए आंसर करिए।
तो देखिए नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाली कंडीशन में क्या होती है, एक तो प्रोटीन यूरिया होता है, ठीक है, यानी कि एक्सेसिव प्रोटीन बॉडी से बाहर जाता है, तो प्रोटीन यूरिया आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। और प्रोटीन कम होगा तो बॉडी में क्या होगा, एल्बुमिन की कमी हो जाएगी, एल्बुमिन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, बॉडी में एडिमा होगा। तो इसमें ये सारी कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्रोटीन यूरिया होगा, बीपी बिल्कुल बढ़ेगी, हाइपरटेंशन होगा इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपरलिपिडेमिया, लिपिड का लेवल जो रहेगा इसमें बढ़ेगा, एल्बुमिन का लेवल कम होगा और फोमी यूरिन यहाँ पर देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ प्रोटीन। तो ए करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा रहेगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर पेन असेसमेंट इन अ पेशेंट विद क्रॉनिक पेन। पेन असेसमेंट क्रॉनिक पेन है पेशेंट के अंदर, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन सा यूज करेंगे, आंसर करिएगा। क्या राइट आंसर यहाँ पर रहेगा एवरीवन। और हाँ, क्लास को एक बार शेयर भी करते रहिए साथ में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फेस स्केल, विजुअल एनालॉग स्केल जो रहता है वो टिपिकली भी इसमें यूज करते हैं पेन असेसमेंट में एक्यूट तरीके से। लेकिन क्रॉनिक अगर पेन असेसमेंट करता है तो हम क्या करते हैं, मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चनरी, क्योंकि इसमें एस्पेक्ट्स ज्यादा होते हैं, यानी कि पेन कितना हो रहा है, इंटेंसिटी कितनी होती है, लोकलाइज्ड है या नहीं है, क्रॉनिक है, क्या चीज है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिलती है। इस वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्रॉनिक पेन में मल्टी डायमेंशनल होता है, ठीक है ना। तो जेकेएसएसबी स्टाफ नर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, 28 ऑफ जून को आपका एग्जाम है, अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, जून तो आ गया है। अब बारी है आपको अपनी तैयारी की, तो अपनी तैयारी बेटर तरीके से करना चाहते हैं तो किरोशा एकेडमी से जरूर 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 जुड़े। और हाँ, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे आपको कोर्स टेस्ट सीरीज दोनों अवेलेबल हैं, बैक टू बैक दोनों चीजें जो आप पढ़ाई के आप में हेल्प करेगी। और आपको कोर्स वगैरह या कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे इस ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए एंड थैंक यू वेरी मच।